So in the last video, I covered valence bond theory, and today I'll take up the limitations of the same theory, and then we'll introduce a new theory for bonding in coordination compounds, that is crystal field theory. Now, before taking up the limitations of valence bond theory, let me tell you something regarding the magnetic properties uh, of compounds based on the same theory. Now, while we were discussing the same topic, valence bond theory, I told that depending upon pairing or unpairing of electrons, the complex becomes diamagnetic or paramagnetic. So we define the magnetic properties in the way that if there are paired electrons, the complex is diamagnetic, and unpaired, the complex is paramagnetic. Now we have seen that for complexes or for ions that contain 1, 2, or 3 electrons in their d orbitals, like d1, d2, d3 configuration, the electrons will be unpaired, right? So they will singly occupy the orbital Hund's rule ke according, and they will be paramagnetic. Now for d4, of course, pairing occurs, and then there were certain things that happened against Hund's rule. Hund's rule also, like in some cases for d5 d6 configuration, pairing was happening, but then some single electrons in the d orbital got paired up, and then the magnetic property changed. So what I'm trying to say is कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करते हैं, तो जब हम कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, हम स्ट्रेट अवे डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स देख के या उस पर्टिकुलर आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम नहीं बता सकते कि ये इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक हो, ये पर्टिकुलर इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा. व्हाई? बिकॉज समटाइम्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी अगेंस्ट हंड्स रूल पेयर अप हो जाते हैं, जैसे d5 इलेक्ट्रॉन्स के केस में, या डी ऑर्बिटल में 6-7 इलेक्ट्रॉन्स के केस में पेयरिंग हो जाती है, जहां अनएक्सपेक्टेड होती है फॉर अ सुटेबल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड हेंस द सब्सटेंस और द कॉम्प्लेक्स बिकम्स डायमैग्नेटिक. सो इट एंटायरली डिपेंड्स वेदर द थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू Hund's रूल और अगेंस्ट Hund's रूल. तो वो सब मैंने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था. यू कैन गो थ्रू द सेम. नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर मैं बात करूं लिमिटेशन से पहले स्ट्रेंथ की, डेफिनेटली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया. It explained the various kind of hybridization and explained to some extent the magnetic properties of complexes also. But then definitely this theory had its own limitations that I'm going to discuss now. So see, if you again, जो मैं अभी बात कह रही थी, अगर आपने देखा होगा कि सेम आयन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक थे, कुछ कॉम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक थे, जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कॉम्प्लेक्स है और ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. इसमें अगर मैं बात करूं ये वाले कॉम्प्लेक्स की, हेक्सामीन कोबाल्ट की, ये वाले की, इफ यू रिमेंबर आई डिस्कस स्ट्रक्चर, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. और मैंने ये बताया था कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं. ये इनर ऑर्बिटल था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, और ये आउटर ऑर्बिटल था, इफ यू रिमेंबर दिस. तो ये इन ऑर्बिटल मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही है dsp3 और इसमें होती है sp3d. सो बेस्ड ऑन दैट हमारा जो ये था, ये वाला, ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाता है, एंड व्हाट हैपेंस इज कि ये भी पैरामैग्नेटिक है, बट द थिंग इज अदर वन आल्सो. बट द थिंग इज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की दोनों में +3 है, लेकिन ये इनर ऑर्बिटल है, इसमें dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. दो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बताया कि इसमें जो है पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग नहीं हो पा रही है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स फ्लोराइड आयंस. तो इसीलिए जो है ये कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल है, एंड ये इनर ऑर्बिटल है, द अदर वन, द प्रीवियस वन, द कॉपर अमीन वाला, ठीक है. बट दिस इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन. So what I'm trying to say is this valence bond theory is not able to explain to great extent why certain complexes are inner orbital and certain are outer orbital, though it's said that due to weak field ligand fluoride ion pairing नहीं हो पा रही है, इसीलिए complex outer orbital बन रहा है, ठीक है. तो but it is not a satisfactory explanation.
So that is one disadvantage or one limitation of the Valence bond theory. Then अगर हम बताते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर पे, जो मैं अभी आपको फर्स्ट इनिशियली डिस्कस कर रही थी, द मैग्नेटिक बिहेवियर दैट वाज प्रेडिक्टेड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो अगर हम सिंपली आयंस को देख के अगर हम बताना चाहें कि अगर मैं निकल आयन की सपोज कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, एंड इफ आई ट्राई टू टेल द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ निकल, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है. देखिए निकल आयन क्या है, निकल आयन की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, ये सारी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, 1 2 3 4 5, एंड ग्राउंड स्टेट में निकल आयन की ये कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, ये होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ये 3D में है. ठीक है, 4s वेकेंट है और pb वेकेंट है. अब निकल आयन के कॉम्प्लेक्सेस, अब देखिए अगर इस यहाँ से सिंपली देखें, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो किसी निकल आयन के कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, ये अनपेयर्ड ही रहते हैं और हमारी हाइब्रिडाइजेशन जाती है sp3, क्योंकि ये 4s एंड 4p है. ठीक है, किसी किसी केस में हम ऐसे कर देते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर अप हो जाते हैं. ठीक है, 1 2 3 4, एंड देन देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कैन यू सी दिस, यहाँ पे जो मैंने पेयरिंग कर दी, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि निकल का जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक होगा. ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें DsP2. अब करेक्ट है, निकल के कुछ कॉम्प्लेक्सेस में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कुछ में sp3 होती है, बट DsP2 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक होना चाहिए. मैं निकल का कोई एग्जांपल ले रही, मैं जस्ट एक कॉमन वो लेके बता रही हूँ निकल आयन. तो DsP2 होना चाहिए. DsP2 होने के बाद मुझे दिख रहा है कि डायमैग्नेटिक है, बट DsP2 होने के बाद भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस निकल आयन के डायमैग्नेटिक नहीं है, दे आर पैरामैग्नेटिक. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है ऊपर से ये पेयरिंग होने के बाद तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा निकल आयन में, तो इट शुड बी डायमैग्नेटिक. बट देन देयर आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल दैट आर पैरामैग्नेटिक. व्हाई? क्या हो जाता है इसमें, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन था जिसको मैंने पेयरिंग करी, ये यहाँ एक्साइट हो जाता है यहाँ पे, जिससे यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन था, दिस इलेक्ट्रॉन बेसिकली इंस्टेड ऑफ पेयरिंग ओवर हियर, ये पेयर होने की बजाय ये यहाँ एक्साइट हो गया. एक्साइट होने से ये डी ऑर्बिटल वेकेंट हो गया एंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई. बट एक्साइट होने से हुआ क्या, हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक हो गया. सो द इंफॉर्मेशन इज क्वाइट मिसलीडिंग. मतलब मुझे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 दिख रही है, बिकॉज मैंने कहीं कहीं देखा ना, मैं लास्ट टाइम जब एक्सप्लेन किया था अपने वीडियोस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, आई टोल्ड यू कि डिपेंडिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन आल्सो वी कैन प्रिडिक्ट या ज्योमेट्री देख के कि ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, क्योंकि उससे आइडिया लग जाता है कि पेयरिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई है पेयरिंग. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ऑर्बिटल्स में लिखते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है. सो बेस्ड ऑन दैट आइडिया, इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पे, तो मुझे लगेगा मेरा कंपाउंड पेयरिंग होने के बाद डायमैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है. लेकिन ऐसा नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2 बट द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक. some of the nickel complexes are nickel 2 complexes are paramagnetic. why? because यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके लास्ट ये p ऑर्बिटल में चला गया और इसलिए जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए एंड द सब्सटेंस हैज बिकम पैरामैग्नेटिक. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज क्वाइट मिसलीडिंग. सो ये इसकी मतलब अब किसी में हमने एक्साइटेशन दिखा दी, किसी में हमने नहीं दिखाई. अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये कह रहे हैं, ये मैंने एक एग्जांपल ऐसा मैंने एग्जांपल एक लिया भी था जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, ऐसा मैंने कोई एग्जांपल कराया था लास्ट वीडियो में. तो अब ये भी सोचना कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया, ये इटसेल्फ इज क्वाइट weird. why? because in the absence of any form of energy, how can an electron get excited to high energy level? वो कैसे 3D से 4p में चला गया बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के? सो दिस टाइप ऑफ थिंग, कहीं पे एक्साइटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कहीं पे एक्साइटेशन नहीं हो रही है. एंड क्यों हो रही है? अगर हो रही है तो व्हाट इज द एनर्जी दैट इज कॉजिंग दिस एक्साइटेशन? सो दैट इज नॉट क्लियर्ड इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो इट एड्स टू इट्स लिमिटेशन. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं. अच्छा,
हमने कहीं पेयरिंग करी है हंस रूल की, ऑब्वियसली हंस रूल के अकॉर्डिंग हमने कई बार, सॉरी हंस रूल के अगेंस्ट हमने पेयरिंग करी है, ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे। एंड कहीं पे पेयरिंग नहीं हो रही है, कहीं पे पूरा हंस रूल फॉलो हो रहा है, सो वो भी एक काइंड ऑफ assumption ही है हमारी तरफ से कि एक ज्योमेट्री को देख के बताना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ से कि हंस रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं हम कहीं पे और कहीं पे हम हंस रूल फॉलो कर रहे हैं। देन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन कॉम्प्लेक्सेस की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, दैट दे आर कलर्ड, दे शो कलर्ड, मतलब कलर्ड होते हैं। तो वो एक प्रॉपर्टी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, जिसको हम करेंगे आगे अपने आने वाले वीडियोस में। color of complexes explained on the basis of crystal field theory. Then absorption spectra जो atomic structure में हम पढ़ते हैं, absorption emission, उसमें complexes जो है वो absorption spectra भी show करते हैं, वो भी explain नहीं होते on the basis of valence bond theory। दो absorption spectra की explanation on the basis of crystal field theory भी नहीं है syllabus में, मतलब it is not mentioned in the book, but एक limitation उन्होंने डाल दी है कि ये एक लिमिटेशन है, चाहे इसकी एक्सप्लेनेशन हमें आगे भी नहीं दी हुई है, बट आपको ये याद करना पड़ेगा दैट इज आल्सो वन ऑफ इट्स लिमिटेशन। ठीक है, उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डेफिनेटली पता चलता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बट टू अ स्मॉल एक्सटेंट, नॉट अ डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड D8 कॉम्प्लेक्सेस, D8 कॉम्प्लेक्सेस का मतलब हो गया जिस जिस इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, तो D8 कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है ये कि जिसमें डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आप करेंगे जिसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस प्रेफर होते हैं ओवर स्क्वायर प्लेनर। कैसे, मतलब क्या होता है कि पेयरिंग हो नहीं रही है और यहाँ पे हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, देख ही रहे हैं आप, ये ऑर्बिटल्स वेकेंट है, एंड ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल। सो व्हाई नॉट स्क्वायर प्लेनर, व्हाई नॉट, जैसे हम बोल रहे हैं पेयरिंग कर सकते हैं हम अगेंस्ट हंस रूल, लेकिन हमारे बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेफर्ड ओवर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, एंड उसकी भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेंशन नहीं है। ठीक है, सो दीज वर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कुछ हद तक कवर किया हमारी नेक्स्ट थ्योरी ने, विच इज नोन एज crystal field theory. Now let me tell you something about crystal field theory. crystal field theory जो है ये एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अब तक आप जितना कुछ भी पढ़ते आए हैं उससे रिलेटेड इसमें ज्यादा कुछ नई चीजें हैं इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, 3 डायमेंशन यानी कि 3 एक्सेस के अराउंड हम अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे इसमें, और कैसे, और ये मेनली फोकस करती है ऑन डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि आपने जितने भी कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं दे आर मेनली फॉर्म बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी करोगे, करते हो, वो सब अब डेफिनेटली है कुछ, बट ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, राइट, ये सारे, क्रोमियम, मैग्नीज, इनके कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में जो फीलिंग होती है वो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, आपको पता ही है ना। तो जो इस थ्योरी में पढ़ेंगे वो हम मेनली डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जब कॉम्प्लेक्स बनता है, जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, तो कैसे डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो उन पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीजें आप पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। सो मैं इस वीडियो में क्या करने वाली हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में एक इंट्रोडक्शन, आई मीन काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन मैं थोड़ी देने वाली हूँ, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी एक थोड़ा सा आइडिया, बट मेन इसका जो हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का के जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूंगी, और मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेके यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, एंड डिटेल में मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि व्हाट आई वांट टू डू, आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस वीडियो इज you just have an idea, because this is entirely a new concept, a new thing, so just soak in the concepts well while reading them, going through them thoroughly, ताकि जब मैं actually octahedral complexes के बारे में डिटेल में कराऊं of this about this theory, so you should be very much clear। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। देखिए, अभी हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि जो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड होता है वो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा अब तक, लेकिन जो
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये ज्यूम करती है कि जो इंटरैक्शन होती है बिटवीन द मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स, इट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। जैसे आयनिक जो इंटरेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जैसे आयंस इन अ क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल में सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में जो इंटरेक्शन है, दैट काइंड ऑफ। सो इसीलिए इस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, अब इफ द लीगेंड इन एन एनाइन इज एन एनाइन, अगर हमारा लीगेंड, अभी जितनी भी ये थ्योरीज है मेनली ये लीगेंड्स को एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, कैटाइन कहीं पे भी मेंशन नहीं है इन थ्योरीज में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने देखा और अब हम क्रिस्टल में भी देखेंगे। सो इसमें ये कहते हैं कि अगर लीगेंड जो आपका है इट इज एन एनाइन, अगर वो एनाइन है, जैसे साइनाइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, अगर ये कोई एनाइन है, देन ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मेटल कैटाइन और एनाइन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो। एंड अगर आपका लीगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर, अमोनिया, ये सब हैं, देन नेगेटिव एंड्स ऑफ, ऑब्वियसली वाटर में डाइपोल क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो जो नेगेटिव एंड्स ऑफ डाइपोल्स है, वाटर का, अमोनिया का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का, वो टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम अट्रैक्ट होते हैं। सो नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी मेटल एटम, क्योंकि इस पे कुछ चार्ज होगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और this is the kind of interaction that a cation and the ligand has in based on crystal field theory. ओके, और ये थ्योरी जो है ये लीगेंड को नेगेटिव चार्ज, पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कंसीडर करती है कि इट इज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड कैटाइंस जो है मेटल एटम्स है वो पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड लीगेंड अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं अराउंड सेंट्रल मेटल एटम सो दैट रिपल्शन बिटवीन जितने भी नेगेटिव लीगेंड्स हैं, अभी एक तो लीगेंड होगा नहीं, लीगेंड तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को ऐसे अलाइन करते हैं अराउंड सेंट्रल मेटल एटम सो दैट द रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिव आयंस इज मिनिमम, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से शुरू होती है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, ये कहते हैं, जैसे मैंने बताया ये मेनली डी ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, मतलब उस पे बेस्ड है थ्योरी। इन द एब्सेंस ऑफ लीगेंड्स all the d orbitals of central metal atom are degenerate, degenerate मतलब they have equal energies, मतलब जब, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, कॉपर आयन का ले लो या आपका निकल आयन का ले लो, इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में फील्ड होते हैं, जैसे मैंने अभी निकल का लिया था या किसी का भी ले लेते हैं एग्जांपल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब ये निकल में डी, निकल आयन में जैसे D8 है, जैसे डी ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dxz, dx2 minus y2, dz2, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स दे आर ऑफ सेम एनर्जी, दे आर डीजेनरेट व्हेन देयर इज नो लीगेंड प्रेजेंट। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल आयन के पास लीगेंड्स आते हैं, जब ये लीगेंड्स आ जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, तो ये डीजेनरेसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं हमारे dxy, dyz, dxz, dx2 minus y2, dz2, ये जो सेम एनर्जी के थे ये अब सेम एनर्जी के नहीं रहते, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन लिगेंड्स approach the central metal atom, the electrons of central metal atom and those of ligands repel each other, मतलब जो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है वो, और जो लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इनको रिपेल करता है, रिपेल करेगा इन ऑर्बिटल्स को, इसीलिए ये ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जीज में स्प्लिट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये स्प्लिटिंग किस पे बेस्ड होगी, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल नीचे जाएगा कौन सा ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करेगा लिगेंड्स किस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है। मतलब अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो ये स्प्लिटिंग ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स डिफरेंट तरह से होगी, अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा इनकी स्प्लिटिंग डिफरेंट तरह से होगी, अगर ये स्क्वायर प्लेनर होगा स्प्लिटिंग डिफरेंट तरह से होगी। मतलब ये 5 डी ऑर्बिटल्स में से कौन T2G में जाएगा, कौन EG में जाएगा, कौन लोअर एनर्जी में जाएगा, कौन हायर एनर्जी में जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये EG है, ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। सो दिस रिपल्शन डिस्ट्रॉयज द डीजेनरेसी ऑफ द एक्सक्यूज मी
d orbitals, and d orbitals split into two groups called T2G. T2G ऐसे लिखा जाता है, T2G, and EG groups. This is called crystal field splitting. इसको बोलते हैं crystal field splitting, कि ligands की field के presence में 5 degenerate orbitals split हो गए into energies or into levels of different energies. So this is known as crystal field splitting. मैं अभी इसको एक example के साथ थोड़ा सा समझा देती हूँ. The crystal field splitting depends on the geometry of the complex because d orbitals differ in orientation. obvious सी बात है, जैसे मैंने वही बताया कि हमारे कॉम्प्लेक्स की कैसे स्प्लिटिंग होगी, ये डिपेंड करेगी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट है. मैं अब आपको ये एग्जांपल देके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का समझाती हूँ. देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ऐसे, ड्रॉ करते हैं और फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ठीक है, और हमारा ये जो मेटल एटम है ये सेंटर में है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब लीगेंड्स कहाँ है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लीगेंड्स ऑक्टाहेड्रन के कॉर्नर्स पे होते हैं. ठीक है, तो सॉरी मैंने आई थिंक कुछ थोड़ा सा और इसको वो बनाना पड़ेगा. जस्ट अ सेकेंड. तो ये एक लीगेंड है यहाँ, एक लीगेंड है यहाँ, एक लीगेंड है यहाँ, एक लीगेंड है हमारा यहाँ, और ये जॉइंट है इससे. थोड़ी ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है इसमें ड्रॉ करने में. जस्ट अ सेकेंड. और ये होगा ऐसे, एंड एक लीगेंड इस कॉर्नर में. 6 लीगेंड्स होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, एंड एक लीगेंड यहाँ, एंड ये इससे जॉइंट है. ये एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रन तो बन नहीं पाया. देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑफ विद इट. ये गड़बड़ हुई है. आई गेस इसको और थोड़ा वो करना पड़ेगा मुझे ना. Oh yes, I know what is wrong. Let me draw it again. Let me draw it again. मैं एक बार ड्रॉ कर लूं, then I'll explain each and everything. अभी भी structure is not correct. I don't know what is off regarding it. Okay, ये आइन यहाँ पे, ये इससे ज्वाइन होगा, करेक्ट. ये इससे ज्वाइन होगा, और ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस, एंड ये हमारी है जेड एक्सिस. तो एक लीगेंड यहाँ, एक लीगेंड यहाँ, एक लीगेंड यहाँ, एक लीगेंड यहाँ, और एक लीगेंड यहाँ, और सेंटर में हमारा मेटल एटम. सो अब देखो, अब यहाँ ध्यान से देखिए आप कि हमारी ये है एक्स एक्सिस. ठीक है, और
हमारा एक ये है y एक्सिस एंड ये है हमारी z एक्सिस। तो अगर हम ध्यान से देखिए जो हमारे लीगेंड्स हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। देखो एक लीगेंड अप्रोच कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक लीगेंड अप्रोच कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, और एक लीगेंड अप्रोच कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस। बाकी जो है वो यहाँ है, ठीक है, ऐसे है। अब हम कंपेयर करते हैं, शेप्स बनाते हैं हम अपने 5D ऑर्बिटल्स की, ठीक है। सो ये अगर जेड एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, एंड ये अगर एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो अगर मैं dx2 माइनस y2 की शेप बनाऊं तो कैसे बनती है? उनकी लोब्स कहाँ होती हैं? उनकी लोब्स होती हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे, ऐसे ही होती हैं लोब्स उनकी, प्लस माइनस, ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल है? dx2 माइनस y2 ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर मैं बनाती हूँ dz2 की शेप तो कैसे बनती है? ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, तो dz2 की शेप ऐसे होती है। एक सेंटर में लोब होती है, ऐसे एक ऑर्बिटल सर्कुलर होता है, आई मीन एक क्लाउड सर्कुलर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कुलर होता है। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा ऑर्बिटल है अलोंग z एक्सिस होता है, x एंड y। और इफ आई ड्रॉ dxy एंड dyz ऑर्बिटल्स, वो कैसे, तीनों बचे हुए ऑर्बिटल वो कैसे ड्रॉ होते हैं? सो गलत बना दिया ना मैंने यहाँ पे, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड दिस इज x एक्सिस। तो इनकी लोब्स कैसे होती हैं dxy की? dxy की लोब होती हैं, इफ दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, तो इनकी लोब्स होती हैं x और y के यहाँ बीच में। एक यहाँ होती है, एक लोब होती है यहाँ, एक लोब होती है यहाँ, और एक लोब होती है यहाँ, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो बेसिकली एक्सिस के ऊपर नहीं होती इनकी लोब, ये कौन सा है? dxy। इनकी लोब्स होती हैं इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ऐसे dxz की बना लेते हैं। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। ये यहाँ बनेगी, यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी। ये है हमारा कौन सा? dxz। तो माइनस, ये लोब थोड़ी ठीक बना दीजिएगा क्योंकि मेरे इसमें पेन स्लिप करता है, प्लस प्लस माइनस। और अगर मैं बात करूं लास्ट जो रह गया मेरा dyz, तो dyz कैसे बनेगा? फिर अगेन मैंने गलत बना दिया, z एक्सिस, ये होगी हमारी y एक्सिस, और ये होगी हमारी x एक्सिस, तो x y z। तो dyz कैसे बनेगा? dyz बनेगा एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, एक लोब समवट यहाँ, नॉट एग्जैक्टली ऑन दी एक्सिस, यहाँ, और एक लोब समवॉट यहाँ होती है। मतलब ये, इसको दोबारा मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ होती है, नॉट एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस। सो दिस इज प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कौन सा है? dz। अब ऑक्टेट ज्योमेट्री में आफ्टर ड्रॉइंग दीज ऑर्बिटल्स आई कैन सी कि जो मेरे dx2 माइनस y2 एंड dy, ये वाले ऑर्बिटल हैं, ये dz2 ऑर्बिटल है मेरा, जो ये वाला ऑर्बिटल है, तो इसमें ये हो रहा है कि इसकी जो लोब्स हैं, ये अलोंग, इन दोनों की लोब्स x y और z एक्सिस के अलोंग जो है लाई कर रही हैं। जो dx2 माइनस y2 की लोब्स हैं वो x एंड y एक्सिस के अलोंग लाई कर रही हैं, और जो dz2 की लोब है वो z एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। इसका मतलब इनको ज्यादा रिपल्शन मिलेंगी फ्रॉम द लीगेंड। रिपेल सबके सब होते हैं, बट ये ज्यादा रिपेल होंगे बाय, बिकॉज हमारे जो हम देख रहे हैं लीगेंड्स वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। तो जो भी ऑर्बिटल्स जिनकी लोब एक्स वाई या जेड एक्सिस पे लाई करती हैं, एग्जैक्टली लाई करती है जिनकी लोब्स, दे विल फेस मैक्सिमम रिपल्शन, तो वो हाई एनर्जी के हो जाएंगे। और जो हमारे नीचे वाले ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, इनकी लोब समवट इन बिटवीन द एक्सिस लाई करती है, सो दे विल फेस लेस रिपल्शन, एंड हेंस व्हाट विल हैपन, दे विल गेट लोअर डाउन इन एनर्जी। तो अगर मैं एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे होगी। समझो कि ये अगर, ओके,
Just a second, I need a page. 1 second. So, अगर ये आपकी एनर्जी है, मान लो दिस इज इस एक्सिस के अलॉन्ग एनर्जी है, ये मान लो ऑर्बिटल्स की, ठीक है, और ये मान लो स्टेट 1 है, ये हमारे 5d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये है d ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन, जब कोई लिगेंड नहीं है, ये हमारे 5d ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या हुआ, जब वो आए नजदीक टुवर्ड्स दी आपके जो हैं लिगेंड्स, तो इनकी एनर्जी रेज हो गई, ये एक स्टेट आ गई, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये मतलब एक हाइपोथेटिकल स्टेट कह सकते हैं इसको। दिस इज d ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड। अगर वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब हर तरफ से इक्वल है, तो दिस इज स्फेरिकल फील्ड, तभी अभी स्प्लिट नहीं हुए ये ऑर्बिटल्स, दे हैवंट स्प्लिट 3 4 5। और अब क्या हुआ, आफ्टर दे केम इन द प्रेजेंस ऑफ, आफ्टर दे केम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, व्हाट हैपेंड, 2 ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के हो गए, 3 ऑर्बिटल्स लो एनर्जी के हो गए, ठीक है। तो जो ये 3 ऑर्बिटल्स लो एनर्जी के हुए हैं, इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स, और जो ये हाई एनर्जी के हुए हैं, ये EG। तो ये है d ऑर्बिटल्स in the presence of octahedral crystal field, crystal field, ठीक है। इन लेवल्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, उसको एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, एक आर्बिट्ररी वैल्यू डेल्टा नॉट से डिफाइन करते हैं हम, डेल्टा या डेल्टा नॉट से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो नीचे वाली ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल जाएंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ये कौन से हैं, ये हैं DXY, DYZ एंड DXZ, और ये ऊपर वाले कौन से हैं, DX2 माइनस Y2 एंड DZ2। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये स्प्लिटिंग किस हिसाब से होगी, कैसे होगी, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अगेन मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए एक्सप्लेन किया है, जिसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अगेन नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द थ्योरी, मैं बता रही थी कि the crystal field splitting depends on the geometry of the complex because d orbitals differ in orientation। इनके जो lobes हैं orbitals की, वो different हैं, they are pointed in different they are pointed along different axes, hence this splitting will depend upon the geometry. The d orbitals lying in the direction of ligands are affected to large extent, while those lying up in between are less affected. So we have two sets of orbital, मैंने अभी बताया, ठीक है ना, जो मैंने ड्रॉ करके बताया, जो डायरेक्शन में लाइक कर रहे थे, जो हमारे अभी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डायरेक्शन में लाइक कर रहे हैं, वो है DX2 माइनस Y2 DZ2 ऑर्बिटल। सो और दूसरे बाकी तीनों जो हैं वो डायरेक्शन में लाइन नहीं कर रहे हैं, सो हमारे 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन गए। These sets are of different energies, and difference in the energy of these orbitals is called crystal field splitting energy, जिसको मैंने डेल्टा बोला है। सो इसको बोलते हैं crystal field splitting energy, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा, और या 10dq भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक आर्बिट्ररी वैल्यू है, तो ये भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगेन कितनी स्प्लिटिंग होगी, कितना डेल्टा होगा, कितनी क्रिस्टल स्प्लिटिंग होगी, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। जब ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, नीचे ऊपर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं, वो हंस रूल के अकॉर्डिंग ही ऑक्यूपाई होते हैं, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी नोन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी which depends upon the geometry of the complex। ये भी पढ़ेंगे हम, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है मैं बताऊंगी,
ये क्या होती है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना स्टेबल है वो भी डिपेंड करेगा अपॉन दी ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एंड उसके बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, लीगेंड्स वगैरह पे भी डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ लीगेंड्स पे भी डिपेंड करती है ये, और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात है, कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी के बारे में हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताया था। ये लिमिटेशन, ये भी एक लिमिटेशन थी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात आ गई है। सो दीज आर मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अभी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी and try to understand the main concept behind crystal field theory.